नमस्कार। देश दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे G7 शिखर बैठक जो कल ख़त्म हुई है ब्रिटेन में, उसमें उसका हासिल क्या रहा। अगर हम अमेरिका की निगाह से देखें तो उसमें हासिल यह रहा कि जो बाइडन जो एक अलायंस बनाने के मकसद से यूरोप पहुँचे थे चीन को रोकने के लिए, उसमें वो एक हद तक सफल रहे। एक दिन पहले तक यानी शनिवार तक ये खबरें थी कि जर्मनी और फ्रांस जो बाद में साझा विज्ञप्ति जारी होने वाली थी उसमें नाम लेकर चीन की आलोचना करने पर राजी नहीं हो रहे थे। उनका ये कहना था कि जो भी मुद्दे हैं, जैसे कि जो शिनजियांग प्रांत है चीन का, जहाँ कहा जाता है, अमेरिका का आरोप है कि उइघर मुसलमानों का दमन किया जा रहा है, या वहाँ पर चीन में लोगों से जबरन मजदूरी ली जाती है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर जो विवाद अमेरिका की तरफ से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने खड़ा किया था और अब बाइडन प्रशासन ने भी उसे हवा दी है। ये और जो दक्षिण चीन सागर है, साउथ चाइना सी, उसमें जो चीन जिस इलाके को अपना बताता है, समुद्री इलाके को, उसमें जो जापान, अमेरिका या उसके अमेरिका के साथी देशों का दावा है कि उसमें आज़ादी के साथ सभी देशों को अपनी जहाज़ लाने ले जाने की इजाज़त होनी चाहिए। यह जो मुद्दा है मुक्त नौवहन का, इन सारी चीज़ों को शामिल किया जाए। लेकिन जर्मनी और फ्रांस का ये कहना था कि इसमें सीधे चीन का नाम न लिया जाए, क्योंकि हम आज जो पश्चिमी दुनिया है वो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर उसको चीन को साथ लेके चलना होगा, जैसे कि जलवायु परिवर्तन का एक मुद्दा है। लेकिन कुल मिलाकर जो निगोशिएशंस हुए, बातचीत हुई, उसमें आखिरकार जो विज्ञप्ति जारी हुई कल, उसमें चीन का नाम लिया गया है इन सभी चीज़ों के साथ में, और इसे अमेरिका की एक सफलता माना जाएगा। लेकिन जिस बात ने दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा है वो है G7 देशों का ये इरादा कि वो एक जिसे उन्होंने बिल्ड बेटर वर्ल्ड कहा है, बेहतर दुनिया बनाई जाए, इस परियोजना के तहत जो चीन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके जवाब में एक वो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी परियोजना ऐसी होगी जिसमें कोई शर्त नहीं लगाई जाएगी। हालांकि ये बात बड़ी अजीब सी है, क्योंकि इसके साथ ही जो बात कही गई उसमें जोड़ा गया कि हम बेटर क्लाइमेट एंड लेबर स्टैंडर्ड्स के पालन के साथ में योजना लागू करेंगे। यही तो शर्तें होती हैं जो कि कहा जाता है चीन लागू नहीं करता है। जो जिन देशों को शामिल करता है वो इनको नहीं कहता है कि आपको ये क्लाइमेट स्टैंडर्ड लागू करना होगा या यह आपको लेबर स्टैंडर्ड लागू करना होगा। लेकिन खैर, जो G7 के देश हैं उन्होंने इरादा जताया है कि वो दुनिया को एक बेहतर विकल्प देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के मामले में। अगर दुनिया के बाकी देशों की निगाह से देखा जाए तो ये बड़ी अच्छी बात होगी कि उनके पास दो विकल्प होंगे और जो बेहतर विकल्प होगा उसमें वो शामिल होंगे। लेकिन सवाल यह है कि जो अमेरिका ने और उसके साथ 6 देशों ने जो बात कही है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। इस बात पर कोई उसमें जवाब नहीं, उसमें अभी कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है। तो यह कहा गया है कि इसके लिए प्राइवेट कंपनियों को भी शामिल किया जाएगा और इस परियोजना को लागू किया जाएगा। ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बात है, क्योंकि असल सवाल जो है वो असल सवाल ही यही है कि जब चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर कहीं जाता है तो वो उसका ज़्यादातर हिस्सा खुद चीन के बैंक उस पर लोन देते हैं, खर्च करते हैं। काफ़ी हिस्सा उसको चीन की कंपनियां ही लागू करती हैं, जिनके इम्प्लीमेंटेशन का कॉस्ट सस्ता होता है, क्योंकि दुनिया जानती है कि चीन में जो चीज़ प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वहाँ काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर सस्ता है, बिजली सस्ती है, लेबर सस्ता है, इसलिए वो जो प्रोडक्ट होते हैं वो सस्ता होते हैं और इसलिए वो परियोजना इतनी तेज़ी से आगे बढ़ती गई है। जो अमेरिका और उसके साथी जो लागू करेंगे उसका पैसा कहाँ से आएगा, उसमें कैसे उसके लिए
जो मटेरियल लगाया जाएगा, जो इम्प्लीमेंट करने वाली कंपनियां होंगी वो कौन सी होंगी, अगर वो प्राइवेट सेक्टर की होंगी तो प्राइवेट सेक्टर के मुनाफे को उसमें कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, ये जवाब नहीं दिया गया है। जबकि जब प्राइवेट सेक्टर की कोई कंपनी बिना मुनाफे के काम नहीं करती है। दरअसल ये अजीब सी बात है कि जो देश दुनिया में के विकसित देश हैं, जिन्होंने पिछले 300 साल में लगभग दुनिया में अपना उपनिवेशवाद चलाया, वो आज उनका सारा एजेंडा एक ऐसा देश जो अभी 70 साल पहले विखंडित था, युद्ध जर्जर था, उसके भीतर अलग अलग इलाके बटे पर कोई एक मजबूत सॉवरेन वहाँ पर गवर्नमेंट नहीं थी, उसका मुकाबला करना उनका मुख्य एजेंडा बन गया है। तो ये अपने आप में बताता है कि पिछले 60-70 साल में दुनिया कितनी बदल गई है। जो ब्रिटिश ऑथर हैं मार्टिन जैक्स, उन्होंने ध्यान दिलाया है कि जब ये G7 बना था 1970 के दशक में, तब हालांकि तब उसमें 7 पहले 6 देश थे, कनाडा बाद में आया, लेकिन जब वो बना था तब वो दुनिया की 2/3 अर्थव्यवस्था उसकी थी, बाकी 1/3 में बाकी देश थे। आज स्थिति बदल चुकी है, आज 2/3 अर्थव्यवस्था बाकी देशों की है और G7 की कुल अर्थव्यवस्था, जिसमें अमेरिका का 16% हिस्सा है और 15% हिस्सा लगभग यूरोप का है, कुल मिलाकर लगभग 1/3 है। लेकिन मार्टिन जैक्स ने कहा है कि G7 अपनी इस स्थिति से समझौता करने को तैयार नहीं है। उसे लगता है कि वो आज भी दुनिया को ओन करता है, दुनिया का वो मालिक है और वो अपने ढंग से उसे चलाना चाहता है। जो सारी समस्या की जड़ है, जिसकी वजह से जो नया टकराव खड़ा हो रहा है, जिसे नया शीत युद्ध कहा जा रहा है, यह समस्याएं पैदा हो रही हैं। लेकिन जो उनकी अपनी अंदरूनी अर्थव्यवस्था है, उसकी दिक्कत यह है कि वहाँ पर उसको आज प्राइवेट कंपनियाँ, खासकर जो फाइनेंस और इंश्योरेंस एंड रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनियाँ हैं, वो ओन करती हैं। वहाँ की सरकारों का उन पर नियंत्रण नहीं है। इसलिए वो कंपनियाँ जो अपने मुनाफे को देखकर वो उस समय भी चीन में अपना कारोबार बढ़ाती हैं, जिस समय पूरा पश्चिमी देश ने उसके खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। इस पृष्ठभूमि में अगर हम देखें तो जैसा कि कई विश्लेषकों ने कहा है कि पश्चिम ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात की है, ये इरादा अच्छा है, इसकी घोषणाएं काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, लेकिन इसे हकीकत में बदलना आसान नहीं होगा। हकीकत में शायद ये उसी तरह नहीं बदल पाए जिस तरह बराक ओबामा ने अपने राष्ट्रपति रहते हुए अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर का पुनरुद्धार करने की जो बड़ी घोषणा की थी, जो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। और उसी का नतीजा है कि आज जो बाइडन को फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज लेके आना पड़ा है, जिसे वो सीनेट से पास नहीं करा रहे हैं। सवाल यह उठा है कि जो अमेरिका अपने भीतर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देश में सहमति नहीं बना पाया है और उसमें वो लगातार पिछड़ता जा रहा है, वो सारी दुनिया को इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर विकल्प कैसे देगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद।